हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मेरा टेलीग्राम चैनल है संस्कार लर्निंग, आप सभी जाकर टेलीग्राम पर सर्च करिएगा संस्कार लर्निंग तो मेरा चैनल दिख जाएगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। क्या मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1 है जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो हर एक क्वेश्चन का आप सभी कमेंट करके आंसर देने का कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि परिपथ के दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्टामीटर, ऑप्शन सी धारा नियंत्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत परिपथ के दो बिंदु के बीच के विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टामीटर का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, मतलब कि जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अपने मार्ग बदलने में के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है महानदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन ऐसा नदी है जो अपना मार्ग यानी रास्ता बदल लेता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर। देखो इसका नदी कौन हो जाएगा? कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदल लेता है। कौन होता है? कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है। ऑप्शन वी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि बायोगैस संयंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन है किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि बायोगैस में संयंत्र कौन सा उपयोग किया जाता है। बायोगैस में हम लोग किण्वन का प्रयोग करते हैं। कौन सा किण्वन का प्रयोग होता है? क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? देखो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, सी और डी पक्का गलत है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसका क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? जो विसरण का कारण क्या होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश की विकिरण का कारण क्या होता है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल में प्रकाश की किरण का मुख्य कारण क्या होता है? धूलकण। क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण होता है धूलकण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर अधिनियम महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर जो अधिनियम था वो महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 31 जनवरी 1601 को, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600 को,
ऑप्शन सी 1 जनवरी 1600, ऑप्शन डी 30 मार्च 1910। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो हम बताते हैं, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर अधिनियम महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप सभी कमेंट जरूर बताएं कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन है 1935 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1969 में। देखो हम बताते हैं आपको, ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। देखो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, हम बताते हैं आपको, 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण किया गया था। कब? 1949 ईस्वी में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एवली जमाव को मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जो ईवीएम है, जो ईवीएम जमाव, जो मिट्टी जो बाढ़ आता है, जो मिट्टी कटता है, उस जमाव जो एक जगह कहीं जमा होता है, उस जमाव मिट्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है खादर, उर्वरा, रेंगुर, उसरा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखो ये तो होगा उर्वरा भी नहीं होगा, अब बताना है खादर होगा या रेंगुर। ठीक है, पहले जो ऑप्शन लगे आप उसको गलत काटना है। ठीक है, उसके बाद 50-50 करके राइट आंसर कोशिश करिएगा कि सही हो जाए। ठीक है, आपको बताना है कि बाढ़ के दौरान जो मिट्टी कटकर आता है वह क्या होता है, उपजाऊ होता है या थी होता है। ठीक है, देखो जितना ही मिट्टी कट के आता है वह उपजाऊ होता है, जो खादर मिट्टी होता है वो उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो आप सभी कमेंट करके बताएं, मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है। ऑप्शन है कम जल वाष्पित होता है, ऑप्शन बी अधिक जल वाष्पित होता है, ऑप्शन सी सस्ता होता है, ऑप्शन डी बहुयातायात में उपलब्ध होता है। ठीक है, 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है बहुत या अधिक वाष्प शीतल होता है। क्या होता है? ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर, अधिक वाष्प शीतल होता है। ठीक है, ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, मिट्टी तेल की उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह अधिक वाष्पशील है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि प्राकृतिक गैस के मुख्य रूप में से होते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप होती है। ऑप्शन है मीथेन का, ब्यूटेन का, न्यूट्रोब्यूटेन का एंड ऑक्सीडेट का, ऑप्शन डी ऑक्टेन का मिश्रण होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्राकृतिक गैस में कौन सा गैस का मिश्रण होता है, मीथेन गैस का मिश्रण होता है। कौन सा गैस का मिश्रण होता है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, प्राकृतिक गैस में मिश्रण होता है, मीथेन गैस का मिश्रण होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि कोयले की अंगीठी में जाली लगाई जाती है, क्यों। आप सभी देखते होंगे कि जो या होटल में जो कोयला का जो भट्टी होता है उसमें नीचे जाली लगाया हुआ होता है, जिसमें जो कोयला होता है जलते जाता है और नीचे उसका जो राख होता है गिरते जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है जाली से ऊष्मा अधिक मिलती है, ऑप्शन बी आयरन जलने में सहायक होता है, ऑप्शन सी वायु नीचे से पहुंच सके, ऑप्शन डी राख पर्याप्त किया जा सके। देखो तो आयरन ये होगा नहीं। देखो आपको बताना है कि कोयला को जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होना चाहिए। ठीक है, कोयला को जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा होना चाहिए, मतलब कि वायु की मात्रा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वायु नीचे से पहुंच सके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखो कभी भी जो कोयला का भट्टी होता है उसमें राख गिरने के लिए जो उसमें अधिक से अधिक हवा या ऑक्सीजन मिल सके, पंखा चला दिया जाता है, उससे हवा जितना मिलेगा वो उतना तेज लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि पक्की पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप में कार्य परिवर्तित होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप से कार्य में परिवर्तन होता है। ऑप्शन है स्थिर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? पवन चक्की द्वारा हम लोग गतिज ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कौन सा ऊर्जा को? गतिज ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा तो नहीं होगा, सौर ऊर्जा से सूर्य से मिलता है, उष्मा से मिलता है, गतिज ऊर्जा पवन चक्की से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि निम्न क्या है, रुक जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि निम्न में से नवीकरणीय स्रोत नहीं है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से कौन है जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है, कौन है जो हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन है सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, जल शक्ति, यूरेनियम 235। आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सौर ऊर्जा को हम लोग आज मतलब शाम होता है तो फिर कल आता है, मॉर्निंग होता है तो सूर्य भगवान देखते हैं, इसमें प्राप्त कर सकते हैं। वायु कभी खत्म हो नहीं सकता, ऑक्सीजन कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। जल, हम लोग जल पीते हैं, फिर गिराते हैं, फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, जल हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जो यूरेनियम परमाणु बम होता है, जो एक बार विस्फोट करने के बाद हम लोग उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर है जी, देखो ऑप्शन ए गलत हो गया, बी भी गलत और सी भी गलत। राइट आंसर है जी ऑप्शन डी, यूरेनियम 235। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि द्रव क्या है? द्रव पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव है। ठीक है, ऑप्शन है मीथेन, इथेन, हेक्सेन। ऑप्शन बी मीथेन है, पेंटेन, हेक्सेन। ऑप्शन एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन डी मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखो, द्रव पेट्रोलियम का गैस के रूप में बताना क्या होता है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कौन सा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद रखना सभी को कि द्रव पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिर से बोलेंगे सभी को, द्रव पेट्रोलियम का मुख्य रूप क्या होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि एलपीजी मुख्यतः निम्न में का मिश्रण होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी हम लोग जो घरेलू गैस उपयोग करते हैं, उसमें कौन सा मिश्रण होता है? गैस का कौन सा मिश्रण होता है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन। ऑप्शन बी मीथेन, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ऑप्शन डी इथेन और एथिलीन। देखो, ये गलत होगी। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। देखो, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट याद करते चलेंगे एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सा मिश्रण होता है, तो बोलेंगे सभी कोई ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। सभी कोई बोलेंगे क्या? आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सभी बच्चे बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे हमें कि कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। ऑप्शन है लिग्नाइट, नाइटाइट, एलम, क्रोलाइट। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 16 का राइट आंसर क्या होगा? कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। कोयला है जो किस प्रकार में पाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि कोयला लिग्नाइटाइट हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइटाइट। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी स्टूडेंट सभी बच्चे बोलेंगे क्या? कोयला किस प्रकार में पाया जाता है? लिग्नाइटाइट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में गैसों में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? सभी बच्चे बोलेंगे क्या? किसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सा गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ठीक है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, टर्पीन, पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन डी बायोगैस। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 17 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित गैसों में से किस गैस के ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। सबसे अधिक कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस में बहुत मात्रा में ऊष्मा पाया जाता है। कौन सा में? सभी बच्चे बोलेंगे क्या? हाइड्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा ऊष्मा किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि कोयला क्या है, कोयला का प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशत उच्च होती है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कोयला का वह प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे ऐसा कौन सा जो कोयला का प्रकार होता है। कोयला कितना प्रकार, 3 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है, ऑप्शन पर डी काट देते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का। देखो एंथ्रासाइट होता है सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। कौन सा, एंथ्रासाइट कोयला का सबसे बेस्ट कोयला होता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मा वाला ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखो ऑप्शन है मिट्टी का तेल, बायोगैस, ब्यूटेन और एथेनॉल। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक उष्मीय कौन होता है। देखो मिट्टी तेल नहीं होगा, नहीं बायोगैस होगा, नहीं नाइलॉन होगा, या क्या हो जाएगा ब्यूटेन का। अगर इसमें ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन रहता तो पहले हाइड्रोजन होता। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि द्वितीय क्या है, द्वितीय ईंधन का निम्न उदाहरण क्या है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि द्वितीय ईंधन का उदाहरण क्या है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि द्वितीय ईंधन का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, कोयला, कोक, पेट्रोलियम। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, द्वितीय ईंधन का निम्न उदाहरण क्या है। देखो द्वितीय ईंधन क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, वी इज अ करेक्ट आंसर। द्वितीय ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होती है। एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है निम्न कैलोरी मान, ऑप्शन बी उच्च कैलोरी मान, ऑप्शन सी उच्च जलवान ताप, ऑप्शन डी पर्याप्त बचे अवशेष। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 21 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक आदर्श ईंधन की विशेषता होता है उच्च कैलोरी का मान। क्या होता है, उच्च कैलोरी का मान। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। उच्च कैलोरी के मान होता है जो आदर्श ईंधन का विशेषता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक क्या होता है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक का क्या होता है। ऑप्शन है वेबर, गॉस, एजेड, टेस्ला। ठीक है, तो इसका क्या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 आप सभी 23 का राइट आंसर बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। विद्युत मशीन के ब्रश बने होते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे ये जो विद्युत मशीन होता है उसका जो ब्रश बना होता है कौन सा चीज़ का बना होता है। ऑप्शन है नाइक्रोम, कार्बन, दोनों, ऑप्शन डी जर्मन सिल्वर का। देखो ऑप्शन सी और डी पहले खत्म हो गया। आपको बताना है कि विद्युत मशीन का ब्रश होता है किसका बना होता है, या नाइक्रोम का बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो जब ये बनता है जो मशीन का ब्रश वह कार्बन का बनता होता है। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 24 का राइट आंसर क्या होगा। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, जूल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएं हमें। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो उसका कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 24 का ए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 25 का राइट आंसर क्या होगा। जब विस्थापन बल की दिशा में विपरीत दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, जूल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो उसे कार्य का परिणाम क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि बल क्या है, बल की दिशा का कार्य नहीं करता। आप सभी कमेंट करके बताएंगे जो बल किस दिशा में कार्य नहीं करता। ऑप्शन है लंबवत दिशा में, विपरीत दिशा में, समान दिशा में या विपरीत ऊर्जा में। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। 26 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि बल है जो किस प्रकार के कार्य नहीं करता है। ठीक है, बल है जो लंबवत दिशा में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं। ऑप्शन है बल, ऊर्जा, जूल, स्थितिज ऊर्जा। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऊर्जा रहेगा तब कोई कार्य करेगा। ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है कि कार्य और ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कार्य और ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है जूल, गतिज ऊर्जा, वोल्टामीटर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी खत्म, वोल्टामीटर भी खत्म, गतिज ऊर्जा भी खत्म। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। क्या होगा, कार्य और ऊर्जा के ऐसे मात्रक जूल होता है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट याद करते चलेंगे। ठीक है, कार्य और ऊर्जा के ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है कि ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है। ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि ऊर्जा का सबसे प्राकृतिक स्रोत कौन है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बट नॉट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी वस्तु को उस गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। किसी वस्तु को उससे गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। आप सभी कमेंट करके बताएंगे तो किसी भी वस्तु को गति में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। गतिज ऊर्जा, सिंपल क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,